हेलो डियर्स, इन दिस न्यू स्टूडेंट वी विल स्टार्ट विद द वेरी न्यू। इस नए सेशन में हम नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12 दैट इज द सॉलिड स्टेट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो अभी देखते हैं सॉलिड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड की डेफिनेशन क्या है। तो सॉलिड की डेफिनेशन के लिए पर्टिकुलर जो आप क्लास 9 10 से पढ़ते आए हैं, 11th में भी आपने पढ़ा है, वो डेफिनेशन ये थी: द स्टेट ऑफ मैटर इन विच the state of matter in which it has fixed shape size for a fixed amount of matter। अब यहाँ पे क्लास 12th में थोड़ा सा उसको आप और इम्प्रूव करिए। ओके, यहाँ पे मैंने सॉलिड की डेफिनेशन में एक चीज अटैच किया है: द फिजिकल स्टेट ऑफ फिक्स्ड शेप एंड साइज फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर इफ द टेम्परेचर रिमेन सेम। मींस अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं मेरे अकॉर्डिंग सॉलिड क्या है। सो सॉलिड इज the state of matter in which it has fixed shape, fixed size, okay, and fixed volume for a fixed amount of matter। means matter का amount fix होना चाहिए and at the same temperature। means कि temperature same रहना चाहिए, temperature बदलेगा नहीं। why I am saying this? now think कि आपने एक solid ice cube लिया। अब ice cube solid लिया और उसको रूम में आप रखे हैं। ओके, तो अभी रूम पे आप उसको रख रहे हैं तो सॉलिड का शेप चेंज हो जाएगा। आपने सॉलिड लिया था, उसका शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके लिए जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है सॉलिड के लिए वो आपने चेंज कर दिया। इसीलिए यहाँ पे जोड़ रहा है एट फिक्स टेम्परेचर, वो फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड है। ओके, ये चीज आप जरूर जोड़ेंगे। नाउ सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन आपको दो तरीके से सॉलिड पढ़ना है। ये जो मैं सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ओके, अभी पार्टिकल्स का जब और अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको सॉलिड का मैं मैकेनिकल यानी कि जो आप लार्ज स्केल पे सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके, जैसे क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया होगा काइनेटिक थ्योरी के अंडर में कि सॉलिड ऐसे अरेंज होता है कि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, मींस एक दूसरे से क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड जो क्लोजली पैक होते हैं उसका मतलब आपको समझना है, सॉलिड क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, मतलब एकदम से पास पास है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था। ओके, अब वो पास पास है तो ये पास पास जो पार्टिकल्स हैं उसके, वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड दो टाइप का होता है। एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। ओके, आपको स्लाइड पे दिख रहा है क्रिस्टलिन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। अब थोड़ा सा आप देखिए क्रिस्टलिन सॉलिड का अरेंजमेंट, यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा है। क्रिस्टलिन सॉलिड का अरेंजमेंट जो है आप देखिए कैसा है, एकदम प्रॉपर एक अच्छी सी लाइन में चल रहा है। इसके अरेंजमेंट में कहीं भी इरेगुलरिटी नहीं है। मींस अगर एक स्ट्रेट लाइन ली जाए तो आप देखिए इस स्ट्रेट लाइन पे ही इस ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के सबके सेंटर इस स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। केवल इधर ही नहीं, आप इधर से देखिए, इधर से भी ये रेगुलर अरेंज है, यहाँ पे भी ये रेगुलर अरेंज है, ये वाले भी रेगुलर अरेंज है। मीन्स आप कहीं पे भी देखिए, आप यहाँ से देखिए ये भी रेगुलर अरेंजमेंट है, ये भी रेगुलर अरेंजमेंट है। आपको इनमें रेगुलरिटी अरेंजमेंट में दिखाई देगी क्रिस्टलिन में। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या है, ये देखिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन लूं तो ये देखिए ये इरेगुलरिटी है अरेंजमेंट में। यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक स्पॉट भी है, इस ब्लैंक स्पॉट को ध्यान में रखिएगा। अभी मैं जब डेफिनेशन बताऊंगा और आगे जब हम बहुत आगे इम्प्यूरिटीज पढ़ेंगे या डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये बात आएगी। ओके, तो क्रिस्टलिन और अमॉर्फस सॉलिड, देखिए डिफरेंस यहाँ पे अरेंजमेंट में आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्फीयर्स दिख रहे हैं, इन स्फीयर्स का नाम पार्टिकल्स है। बहुत बार आपकी आदत होती है, स्टूडेंट्स की आदत होती है कि इनको पार्टिकल्स ना कह के मॉलिक्यूल्स कहते हैं, है ना। आपको मैं बता रहा हूं, आपको इन्हें मॉलिक्यूल्स नहीं कहना है, यू हैव टू जस्ट से इट पार्टिकल्स। ओके, आपको इसको पार्टिकल्स ही कहना है। ओके, नथिंग एल्स, आपको पार्टिकल्स के अलावा इनको और कुछ नहीं कहना।
neither molecule nor atom. ओके क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन। आयरन का एग्जांपल लो Fe। ओके Fe में क्या है? सॉलिड स्टेट में है, मान लो Fe आयरन सॉलिड स्टेट में है। अब आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इन एक्चुअल एटम्स हैं, आपको भी पता है ना? ये सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स एटम्स हैं। अच्छा नाउ टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सॉलिड दैट इज आइस। आइस का जो पार्टिकल है दैट इज H2O एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ मॉलिक्यूल। सो इन एक्चुअल है क्या कि मेरे पास जो सॉलिड होता है वो सॉलिड ऐसा हो सकता है कि उसका पार्टिकल एटम हो, या वो सॉलिड ऐसा हो सकता है कि उसका पार्टिकल मॉलिक्यूल। दैट्स वाई हम उसको पार्टिकल ही कहेंगे जब इस सॉलिड को डिफाइन करेंगे, या क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करेंगे, या अमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन करेंगे, तो हम उसको सिंपली पार्टिकल ही बोलेंगे। ओके अभी अब इन पार्टिकल्स, इसको ध्यान रखिएगा कि इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम हो गया पार्टिकल्स। ओके ओके अब इन पार्टिकल्स को थोड़ा और समझते हैं, क्रिस्टलिन के बारे में समझते हैं। जब मैं बात करूंगा क्रिस्टलिन की, तो किन को क्रिस्टलिन कहेंगे? तो इन एक्चुअल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, ये एक बात है। ओके दूसरी बात ये है, कभी कभी क्या होता है इस रेगुलरिटी में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रेगुलरली अरेंज्ड हैं और किसी एक जगह पे पार्टिकल प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं उस स्पॉट को, किसी एक स्फीयर को मैंने यहां से मान लीजिए गायब कर दिया, ये अब इस स्पॉट पे प्रेजेंट नहीं है पार्टिकल, लेकिन फिर भी ये एक हाई लेवल तक ये रेगुलरली अरेंज्ड है। ठीक है तो हम क्या कहते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो ऑर्डर्ड है। अच्छा कोई भी रेगुलर कब होता है? जैसे क्लास में आप रेगुलर वे में बैठे होते हैं जब टीचर क्लास में प्रेजेंट होता है। जैसे टीचर क्लास से जाता है, मुझे भी पता है, ठीक है, क्लास से टीचर गया नहीं कि आप इधर उधर सीटों पे घूमना शुरू कर देते हैं, कभी उस फ्रेंड के पास कभी उस फ्रेंड के पास, है ना? मीन्स आपके अंदर इरेगुलरिटी आ जाती है। ठीक है इरेगुलरिटी कब आती है? जब ऑर्डर ना हो। ठीक है मतलब उसको हम डिसऑर्डर्ड कहते हैं। ओके रेगुलरिटी को हम ऑर्डर्ड कहते हैं। यहाँ पे अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। वो क्या है? पार्टिकल्स आर, पार्टिकल्स यहाँ लिखा हुआ है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड। यहाँ पे जो जो नाम आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है, वो आएगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड। ओके मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड। तो पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं। किनके पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं भाई? तो ये पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं क्रिस्टलाइन के। ओके मेरे क्रिस्टलाइन के पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है अच्छा ये मेरे क्रिस्टलाइन के पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड हो गए। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एमॉर्फस के, तो एमॉर्फस के पार्टिकल्स मेरे लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड ना होके शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड होंगे। कैसे ऑर्डर्ड होंगे? शॉर्ट रेंज। अब यहां पे जो मैं ये वर्ड दे रहा हूं, जो नाम मैंने दिया, द टर्म इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड। ठीक है तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो हैं क्रिस्टलाइन के। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों कह रहा हूं मैं? दिखाता हूं अभी इसको, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों कह रहा हूं मैं। लुक एट दिस। अगर मैं इन दो पार्टिकल्स की बात करूं, मैं ड्रॉ कर देता हूं, मैंने इस अरेंजमेंट में अगर मान लो इन तीन पार्टिकल्स की बात की, तो ये देखो ये ऑर्डर में लग रहे हैं, है ना? तो थोड़ा बहुत ऑर्डर इनमें है, एकदम से ही डिसऑर्डर नहीं। ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर दिख रहा है, फिर डिसऑर्डर हो गया, यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर दिख रहा है, फिर इधर उधर हो गया। ओके तो थोड़ा ऑर्डर इनमें है। ठीक है
इसी थोड़े ऑर्डर को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। ओके, अब मेरे पास दो तरह की चीजें आती हैं, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया, कौन सा हो गया, क्रिस्टलाइन। ओके, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर किसमें हो गया, ये हो गया अमारफस में। ओके, अच्छा, मीन्स अभी मैंने कहा कि अगर हम क्या करें, अगर मैं ये जो मेरा क्रिस्टलिन है, ओके, उसे उसमें से एक स्फीयर गायब कर दूं तो थोड़ा सा इसमें डिसऑर्डर आ जाएगा, इसको हम कहेंगे शॉर्ट रेंज डिसऑर्डर। ओके, तो अब मेरे पास दो तरह की बातें हो गई, मेरा क्रिस्टलिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड है, ठीक है, एमारफस शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड है, लेकिन अगर मैं दूसरे तरह की बात करूं तो मेरा मतलब ये है कि शॉर्ट रेंज डिसऑर्डर भी है, किसमें, शॉर्ट रेंज डिसऑर्डर है क्रिस्टलिन में। ओके, और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर है किसमें, अमारफस में। मींस एक तो हो गया ऑर्डर का, अब हो गया डिसऑर्डर का। डिसऑर्डर की बात करें तो शॉर्ट रेंज डिसऑर्डर है मेरे क्रिस्टलिन में और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर है अमारफस में। तो पूरी जो डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन कैसे बनती है, सॉलिड की, क्रिस्टलिन सॉलिड की, क्रिस्टलिन सॉलिड की डेफिनेशन एकदम ध्यान से सुनिए, द सॉलिड इन विच, यहां पे मैंने लिख रखा है पार्टिकल्स। ओके, द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर long range ordered and short range disordered. Okay, again, the solid in which particles are long range ordered and short range disordered is called crystalline solid. Okay, अगर amorphous कहेंगे, so the particles in which, the solid in which particles are long range disordered and short range ordered means जहां पे लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर है वहां पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस की, इन दोनों में डिफरेंसेस कहां से आते हैं। ओके, तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे क्रिस्टलिन और अमारफस की, तो देखो कुछ डिफरेंस तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे डिफरेंस है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो अलग से आपको एक्सप्लेनेशन में अलग से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया डेफिनेशन का, ठीक है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बेसिस। अच्छा, जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे तो बेसिस जरूर लिखेंगे, यहाँ पे बेसिस हो गया मेरा, पहला बेसिस हो गया एज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, तो इनमें हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनमें हो गया लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर। फिर इसमें दूसरा हो गया, इसमें दूसरा हो गया शॉर्ट रेंज डिसऑर्डर, इसमें हो गया शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, अब ये दो डेफिनेशन से हो गए आपके। तीसरा हो गया, अच्छा देखो, अगर मैं इसको कट करूं किसी शार्प नाइफ से, क्रिस्टलिन सॉलिड को अगर मैं शार्प नाइफ से कट करूं, ओके, तो होगा क्या, जो सरफेस आएगी, एज मिलेगी आफ्टर कटिंग, वो मिलेगी मुझे शार्प, स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस मिलेगा, स्मूथ। तो काटने के बाद स्मूथ सरफेस मिलता है किसमें, क्रिस्टलिन सॉलिड पे। लेकिन अगर यही अमारफस सॉलिड को देखो, अगर मैं यहां से कट करूं, देखो तुमको खुद ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे रफ सरफेस मिलता है। ओके, अमारफस सॉलिड में हमको एक शार्प नाइफ से कट करने के बाद जो एज मिलता है, जो सरफेस मिलता है, वो रफ मिलता है। ओके, तो अभी इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा जिससे आपको वैसे भी क्लियर होगा। ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अमारफस का ग्लास।
ओके, तो कभी ग्लास की कटिंग देखिएगा, ग्लास जब कटता है तो कटने के बाद उस पर डॉट 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 से होते हैं, वो रफ रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आयरन की रॉड जो होती है, जिसको आप छड़ कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, छड़ को काटते हुए देखा है कैसे ब्लेंड से उसको काटा जाता है, और इतने ब्लेंड तरीके से काटने के बावजूद भी जब आयरन कटता है तो कटने के बाद उसकी जो सरफेस होती है वो सरफेस एकदम स्मूथ होती है। क्यों? क्योंकि आयरन हमारा क्रिस्टलिन सॉलिड है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया काटने की बात। कटिंग पे क्रिस्टलिन सॉलिड स्मूथ सरफेस देता है, एमआरएफएस सॉलिड ब्लंट यानी कि रफ सरफेस देता है। ओके, अच्छा, ये हो गया हमारा बेसिस, हो गया सरफेस कटिंग के बाद में। ओके, मींस द सरफेस आफ्टर कटिंग विद अ शार्प नाइफ। ओके, अब इसके बाद जो हम बेसिस रख रहे हैं वो बेसिस रख रहे हैं नेचर का। इस नेचर को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। एक है आइसोट्रोपिक नेचर और दूसरा है एनआइसोट्रोपिक नेचर। ओके, अब आइसोट्रोपिक नेचर और एनआइसोट्रोपिक नेचर को अगर आपको समझना है कि आइसोट्रोपिक नेचर क्या है या एनआइसोट्रोपिक नेचर क्या है, तो आइसोट्रोपिक नेचर और एनआइसोट्रोपिक नेचर कहीं ना कहीं डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस नेचर को समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इससे पहले एक डिफरेंस की, वो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है क्या, उसको समझ लेते हैं। अगर मैं क्रिस्टलिन सॉलिड को, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, अगर क्रिस्टलिन सॉलिड को हीट करने स्टार्ट करो तो देखो इनमें रेगुलरिटी है, तो वाइब्रेशंस जो होंगे वो वाइब्रेशंस आपको पता है हीट इसमें कैसे फ्लो होगा, वाइब्रेशंस के थ्रू फ्लो होगा। ये वाइब्रेशंस एकदम इक्वल फ्लो में फ्लो होते चले जाएंगे। इनमें फ्लो में इक्वलिटी होने की वजह से क्रिस्टलिन सॉलिड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑलवेज अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस एक क्रिस्टलिन सॉलिड है, उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है आपने 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। एमआरएफएस सॉलिड का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सोचो, मान लो अगर इसको हीट करने स्टार्ट किया, ठीक है, हीट किया, अगर यहां से हीट करने स्टार्ट किया तो ये यहां से यहां तक इसका जो फ्लो है ना, वो फ्लो प्रॉपर नहीं है। अब फ्लो प्रॉपर ना होने की वजह से अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो हो सकता है पहले मेल्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट किया तो हो सकता है बाद में मेल्ट हो, यहाँ से स्टार्ट किया तो हो सकता है और किसी टेम्परेचर पे मेल्ट हो। तो इन एक्चुअल होता क्या है, जो हमारे पास टेम्परेचर आता है मेल्टिंग पॉइंट का, वो डिफरेंट डिफरेंट आने लगता है, ठीक है। मीन्स क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेम सॉलिड डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेल्ट होता है। मीन्स वो 70 to 80 के बीच में कहीं पे भी मेल्ट हो सकता है एमआरएफएस सॉलिड के केस में, ठीक है। कभी 70 पे होगा, कभी 75 पे, कभी 80 पे। तो ये एमआरएफएस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोई शार्प, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, वो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। वाइल क्रिस्टलिन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, शार्प फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, मैं नेचर की बात कर रहा था, नेचर के बेसिस पे, तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे जो डिफरेंस हो गया वो ये हो गया कि क्रिस्टलिन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी नॉट बॉइलिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जबकि एमआरएफएस का फिक्स नहीं होता। एमआरएफएस का मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज होता है टेम्परेचर का। ओके, अब इसके बाद मैं नेचर की बात कर रहा था। नेचर दो तरीके का होता है, एक होता है आइसोट्रोपिक नेचर और एक होता है एनआइसोट्रोपिक नेचर। तो आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक नेचर को समझने के लिए हम समझेंगे, अगर क्रिस्टलिन सॉलिड की बात करें तो इनमें देखिए एक सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन से आप जब इसको हीट करते हैं तो बात सेम रहती है, बदलती नहीं है, ठीक है। लेकिन मींस इसमें रेगुलरिटी है, डायरेक्शन की रेगुलरिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शंस के वैल्यू की रेगुलरिटी होने की वजह से इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, डायरेक्शंस, ये जो अरेंजमेंट की रेगुलरिटी है, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो आ रही है वो किसी भी डायरेक्शन में होने पर हमारे पास, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा, यहां से स्टार्ट करूंगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा, ठीक है।
इनको हम कहते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या कहते हैं? एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, एन ही याद रखेंगे, आइसोट्रोपिक इसमें जोड़ देंगे क्रिस्टलिन में। ठीक है, और एमॉर्फस में याद रखेंगे आप आइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक नेचर क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटी है। अब ये इरेगुलरिटी होने की वजह से, ठीक है, जब हम ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनका मेजरमेंट डायरेक्शन बेसिस पे हो, उनको हम जब मेजर करते हैं तो वो डायरेक्शनल मिलती है हमको। यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं मिल रही। ठीक है, क्यों डायरेक्शनल नहीं मिल रही? डायरेक्शनल नहीं मिलने का मतलब क्या है? डायरेक्शनल नहीं मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये डायरेक्शनल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्शनल होती है, यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं होती। तो डायरेक्शनल होती है उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं, जहाँ डायरेक्शनल नहीं होती उसको एनआइसोट्रोपिक कहते हैं। ओके, तो एमॉर्फस हमारा आइसोट्रोपिक है और क्रिस्टलिन हमारा एनआइसोट्रोपिक है। ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के लिए मैं इतना सफिशिएंट समझ रहा हूँ। ठीक है, बट बस मैं थोड़ा सा आगे आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो है जो चीज़ मैं आगे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि आप समझ लीजिए थोड़ा, जो सॉलिड है उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे, इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, इसके बेसिस पे भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो हमारा सॉलिड है, जब हम उसको इस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, उसको हम देख लेते हैं वो कैसे होता है। सबसे पहले मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, क्यों मेटालिक सॉलिड को अलग किया? क्योंकि सॉलिड्स जब हम मेटल के फॉर्मेट में होता है, यानी कि जो मेटल होता है, तो मेटल का आपने एक पढ़ा है क्लास 11th में, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, वहां पे आपको बड़ा क्लियर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक सी बनता है, उसी सी की वजह से ये एक दूसरे से हेल्ड अप होते हैं पार्टिकल्स, इसीलिए इनको अलग कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया? मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनमें मॉलिक्यूल्स होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल H2O, आइस एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड का और ज्यादा क्लासिफिकेशन है, इसको मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, ये कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड बहुत ही अलग है। ठीक है, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड ऐसा है, ये ना तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आप इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, वॉन डर वाल फोर्स होता है, लंदन फोर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड लिखने का मतलब है कि इन सॉलिड के पार्टिकल्स के बिटवीन जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसका एग्जांपल है डायमंड। ठीक है, इसको मैं आगे जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर बताऊंगा कि ये कैसे डायमंड है और इन एक्चुअल डायमंड नेटवर्क सॉलिड क्यों है या कोवैलेंट सॉलिड क्यों कहते हैं हम उसको। इसके बाद आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड आपने NaCl मॉलिक्यूल का सॉरी NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता, आपने NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ा है क्लास 11th में। आपको बताया गया है ईच Na इज सराउंडेड विद 6 Cl एंड ईच Cl इज सराउंडेड विद 6 Na। तो इसमें होता क्या है, Na प्लस Cl माइनस का ढेर सारा एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के बीच में Na प्लस और फिर Cl Na प्लस के नेटवर्क के बीच में होता है। ये आयंस एक दूसरे से आयनिक फोर्स से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको अलग किया गया आयनिक सॉलिड के फॉर्म। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड का 3 ये डिफरेंस क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स यानी कि उसका जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, मेटालिक सॉलिड का जो पार्टिकल है वो मेटल है, कोवैलेंट सॉलिड का पार्टिकल एक ऐसा एटम है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है अपने दूसरे एटम के साथ। आयनिक सॉलिड का पार्टिकल आयन है। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड का पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल को कई तरीके से अट्रैक्ट करता है। पहला वो अट्रैक्ट करता है वो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, अगर डाइपोल इंट्रैक्शन है तो इन एक्चुअल जब पोलर मॉलिक्यूल होता है हमारे पास तो उनके बिटवीन डाइपोल इंट्रैक्शन लगता है, वो कहीं ना कहीं फिर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरा लंदन फोर्स, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है तो हमारा मॉलिक्यूल्स के बीच में लंदन फोर्स वर्क करता है, तो वो फिर नॉन पोलर है, इसलिए उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जैसे हमारा जो वाटर है, ठीक है, उनमें डाइपोल इंट्रैक्शन की बात तो है, लेकिन उनमें एक एक्स्ट्रा फोर्स वर्क करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है, इसलिए उनको अलग कर दिया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप अपने डाउट्स अगर आपको जो भी पूछने हो वो आप इस बारे में पूछ सकते हैं। जितना भी मैंने पढ़ाया मैं डाउट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।